नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी गुरु पे। कल हम लोगों ने बीएसएससी का 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग फिर उसको देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा कुछ रिकॉल करते हुए चलेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं एक बात आप लोग से पूछ लेता हूँ थोड़ा सा। कृपाल, आपको वैसे ईमानदारी से बताएंगे आप, तो आपको किस चीज़ से मोहब्बत है आपको? कुंदन सर, आपको किस चीज़ से मोहब्बत है? देखिए, जिसमें मोहब्बत आ जाएगा उसमें सफलता पाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और जिसमें आप जिम्मेदारी को लेकर के प्रेशर में आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता में थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है। समझ रहे ना? तो अभी जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हो, करियर का एक प्रेशर है, या आपको पढ़ाई से मोहब्बत है? सिर्फ करियर का प्रेशर है। आप लोगों का जो करियर है उसको लेकर के आप तनाव में रहते हो, इसलिए मजबूरन आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। अगर सच पूछे तो आप लोगों को दिल से पढ़ने की चाहत नहीं रहती है। अरे कट कर दीजिए। कहाँ से लड्डू मिठाई सब आ जाता, समझ रहे ना? और मैं तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि चूँकि आप लोगों से कोई आगे निकल जाए तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। नहीं, वो कट कर दीजिए, अब नहीं आएगा कॉल। समझ रहे ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई का जो स्पीड है आप लोगों का, फिर से वो कंटिन्यू कीजिए और पढ़ाई में थोड़ा सा दिलचस्पी लाइए। चलिए, कल हम लोगों ने देखा था आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में कुछ पॉइंट है जो कल छूट गया था, नहीं बता पाए थे। तो आरबीआई के बारे में हमने बताया था कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? 1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद यदि बात करें तो आरबीआई का जो कार्य संचालित होता है वो कौन संचालित करता है? वो होता है केंद्रीय निर्देशक बोर्ड होता है। तो आरबीआई का जो सारा काम धाम होता है वो संचालित करता है। और अभी केंद्रीय निर्देशक बोर्ड का जो निर्देशक है उसका वो है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। कहा जाता है कि आरबीआई का निर्देशक बनने के लिए आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके जितना नॉलेज रखना पड़ेगा। इसलिए संजय मल्होत्रा ये 1990 बैच का ये एक आईपीएस ऑफिसर रहा है। समझ रहे ना? ये 1990 बैच का यूपीएससी क्वालिफाई बंदा है ये संजय मल्होत्रा। और ये अभी आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्देशक है ये। समझ रहे? चलिए, ये थोड़ा सा कल हमने बताया नहीं था। आज देख लेते हैं हम लोग। भारत आने वाला पहला सवाल है जो 2016 में बीएसएससी में पूछा गया है। वो पहला सवाल है, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज़ कौन सा था? ये सवाल है। समझ रहे हैं ना? तो भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज़ रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन। और ये रेड ड्रैगन हॉकिंस के नेतृत्व में ये जहाज़ हॉकिंस के नेतृत्व में ये जहाज़ सूरत बंदरगाह पर पहली बार उतरा था। ये नेतृत्व में 1608 इसमें पहली बार ये सूरत बंदरगाह पे पहुंचा था, रेड ड्रैगन जहाज़। समझ रहे हैं? अगर बात करें भारत में आने वाला पहली जहाज़ की, तो पहली जहाज़ में एक ग्रेवियल जहाज़ भी है जो वास्को डिगामा पहली बार 1498 ईस्वी में लेकर आया था। वो जहाज़ का नाम था ग्रेवियल। हाँ, केरला की कालीकट बंदरगाह पे
तो ये इस जहाज़ का नाम क्या था? ग्रेवियल जहाज़ नाम था, समझ रहे हैं। और ये वास्को डिगामा लाया था, ये पुर्तगाली था। जबकि ये ब्रिटिश जहाज़ कौन सा था? रेड ड्रैगन नामक जहाज़ था, जो कब आया था? 1608 ईस्वी में। और ये कहाँ आया था? सूरत बंदरगाह पे। और ये कालीकट के बंदरगाह पे आया था, समझ रहे हैं। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हॉकिंस कर रहा था। और इधर वास्को डिगामा था। ये कब आया था? ये 1498 में, समझ रहे हैं। 1492 में कोलंबस भी आया था। अरे कोलंबस तो अमेरिका पहुंच गया था ना। क्रिस्टोफर कोलंबस वो अमेरिका पहुंच गया था, और अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर वो अमेरिका का नाम अमेरिका दिया गया था, समझ रहे हैं। मैगलेन वो 1519 से पूरा दुनिया का चक्कर काट दिया था। चलिए, ये समझ में आ गया। ये भारत आने वाला पहला जहाज़ कौन सा था? रेड ड्रैगन। किसके नेतृत्व में आया था? हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। वो भी पढ़ेगा क्या वो? और ये कहाँ आया था? सूरत बंदरगाह पे आया था, समझ रहे हैं। और ग्रेवियल नामक जहाज़ कहाँ आया था? कालीकट नामक बंदरगाह पे। चलिए, ये फटाफट ये आज क्लियर कर लेते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। भारत में सिक्का जारी करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो वो वित्त मंत्रालय के पास होता है। अभी वित्त मंत्रालय कौन है, याद है आप लोगों को? वेरी गुड, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। तो बजट पेश करना इन्हीं का काम है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद कितना राजस्व में आय आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सब का लेखा जोखा कौन रखता है? ये वित्त मंत्रालय ही रखती है, जो अभी निर्मला सीतारमन जी हैं। और किसी भी सिक्का को जारी करने का काम किसका होता है? वित्त मंत्रालय का ही होता है, समझ रहे हैं ना। वित्त मंत्रालय। चलिए, भारतीय संसद का क्या अर्थ होता है? जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन अंग होता है? न्यायपालिका। उसी तरह संसद का भी 3 पार्ट होता है, समझ रहे हैं ना। आप लोग कितना पार्ट पढ़े? संसद का कितना पार्ट पढ़े आप लोग? पढ़े नहीं किए? लोल कहीं का ना पढ़े आप। लोकसभा राज्यसभा नहीं पढ़े हैं। तो ये संसद है, ये सेंट्रल हॉल है। तो एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, और हो गया सेंट्रल हॉल। और ये राष्ट्रपति के लिए, या फिर कोई गेस्ट आता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का कोई गेस्ट आता है, तो उसको कहाँ बैठाया जाता है? सेंट्रल हॉल में बैठाया जाता है। तो अगर संसद की बात करें तो संसद का ये क्या कह रहा है कि भारतीय संसद का अर्थ होता है 3 चीज़ों से होता है। एक लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। इसका मतलब होता है संसद। लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, तब जाकर के एक संसद बनता है, समझ रहे हैं ना। संसद का अर्थ इतनी क्या हुआ? 3 अंगों से मिल करके संसद बनता है, समझ गए। संसद और सांसद में क्या? संसद एक भवन है और सांसद एक व्यक्ति होता है, समझ रहे हैं ना। ये जैसे कि अगर ये रूम है तो मान लेते हैं कि ये एक संसद भवन है, और इस संसद भवन में जनता जिनको जिनको चुन के भेजेगा वो सांसद आएगा। आपको चुन के भेजा, आप सांसद हुए, लेकिन ये रूम संसद है, समझ रहे हैं ना। संसद के सदस्य को सांसद, MP, हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, उसी को सांसद कहा जाता है। क्या जी? फिर कॉल आ रहा है? बेवकूफ़ों का है वो सब, कॉल छोड़ दीजिए। वो चाहे मालूम नहीं, दिमाग ख़राब हो जाता है, मिटा दे इसको। संसद का मतलब समझ गए। जिस तरह सरकार के 3 अंग होते हैं, उसी तरह संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। शॉर्टकट निकाल देते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग, अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया भारतीय संसद का अर्थ। क्या हुआ? चलिए, अगला सवाल है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष प्रारंभ हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग, तो ध्यान दीजिएगा,
एक बार ये 1906 ईस्वी में अगाखो के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में, जिस समय भारत में एक वायसराय था लॉर्ड मिंटो। भारत का उस समय वायसराय कौन था? वायसराय मालूम है ना, पहले गवर्नर हुआ करता था, उसी गवर्नर का नाम चेंज कर करके इसको वायसराय रख दिया गया। और ये कब चेंज कर किया गया था? 57 में, समझ रहे ना, 1857 की जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय इसका नाम चेंज कर दिया गया था, समझ रहे। तो अब ये वायसराय हो गया। जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था अब वो क्या हो गया था? वायसराय हो गया था। तो उस समय भारत का वायसराय 1906 ईस्वी में कौन था? लॉर्ड मिंटो। आगे पढ़िएगा इतिहास में लॉर्ड मिंटो का सुधार। लॉर्ड मिंटो साहब थे उस समय, और लॉर्ड मिंटो से ये अगाखो 1906 ईस्वी में अगाखो आया था और कहा था कि भाई साहब हमें मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली चाहिए, समझ रहे ना। मुस्लिम समुदाय के लिए इन्होंने एक अलग निर्वाचन प्रणाली का मांग किया, और ये किया था 1906 ईस्वी में। और यही आगे चल कर के जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ था? 1909 ईस्वी में ये मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया था। वो कब किया गया था? 1909 ईस्वी में। इसका मांग कब रखा गया था? 1906 ईस्वी में। किसने मांग रखा था? अगाखो ने मांग रखा था। एक मुस्लिम मंत्रिमंडल था, उन लोगों ने मिल करके इसके नेतृत्व में ये मांग रखा था, समझ रहे ना। तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1909 ईस्वी में, समझ रहे। इसका मांग कब किया गया? 1906 में। किसके नेतृत्व में? अगाखो के नेतृत्व में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, समझ रहे ना। सवाल एक है लेकिन चार चार यहाँ पे सवाल क्रिएट हो रहा है, समझ रहे ना। क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन 1905 वाला में। हाँ, चलिए अगला सवाल है 2016 एसएससी का सवाल है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे। हाँ, ये भारत है, और जो भी तटरेखा वाला राज्य बनेगा वो दक्षिण भारत में ही बनेगा, समझ रहे ना। चूँकि जो समुद्र है वो दक्षिण में ही है तो उधर बनेगा नहीं। तो आपसे कई तरह से यहाँ पे सवाल पूछ लिया जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी घाट। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पश्चिमी घाट पर अवस्थित है, समझ रहे हैं। तो पश्चिमी घाट पर कौन कौन सा राज्य आएगा? तो ये एक आ जाएगा आप लोगों को गुजरात, और कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र, और क्या आ जाएगा? गोवा, और क्या आ जाएगा? कर्नाटक, और एक आ जाएगा केरल। तो पश्चिमी घाट पे कितने राज्य आ रहे हैं? 5। ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट पे कौन कौन सा आएगा आप लोगों को? पूर्वी घाट पे आपको आ जाएगा बंगाल, पूर्वी घाट पे आ जाएगा उड़ीसा, पूर्वी घाट पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये कई बार सवाल देखने को मिला है। भारत में कितने तटीय राज्य है? तो 9 तटीय राज्य है, देख सकते हैं। 5 राज्य है पश्चिमी घाट पे, 4 राज्य है पूर्वी घाट पे। ये कुल 9 तटीय राज्य होते हैं, जिसमें से सबसे अधिक जो समुद्र से तट बनाता है वो गुजरात बनाता है, समझ रहे ना। ये गल्फ़ का जो खाड़ी है ये यहीं पे है, समझ रहे ना। गल्फ़, इसको गल्फ़ कहा जाता है, और इधर जो है बंगाल का खाड़ी, इसको खाड़ी कहा जाता है, इसको गल्फ़ कहा जाता है। तो सबसे अधिक जो तट बनाता है वो गुजरात बनाता है, और सबसे कम कौन बनाता है? गोवा, समझ रहे हैं। अच्छा, हाँ, ट्रिक बना हुआ है इसमें, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही आपको देखने से ही मिल जाएगा। गोवा बहुत ही एकदम छोटा सा है, तो देखने से ही मिल जाएगा। गोवा बहुत छोटा बनाता है, गुजरात का देख रहे कर्व। तो खाली आप लोग ये याद रखना है कि पश्चिमी घाट पे कौन कौन सा राज्य आता है, पूर्वी घाट पे कौन कौन सा राज्य आता है। कृपाल नाम बताइए, पश्चिमी घाट पे कौन कौन सा राज्य आएगा? है पश्चिमी हम पूछ रहे हैं।
लाइन से बताइए, लाइन से बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद आ जाएगा गोवा, कर्नाटका, केरला, उसके बाद ऊपर से आ जाएगा बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और हमने जो बताया ये, तो ये यहाँ पे तमिल के पास में यहाँ पे है चेन्नई, और इसी के पास थोड़ा सा अलग जाइएगा तो यही है श्रीहरिकोटा, जहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, समझ गए। ये श्रीहरिकोटा, ये चेन्नई। चलिए अगला तो बहुत ही हल्का है। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो वैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? किसके नेतृत्व में? A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था, समझ रहे हैं ना। चलिए, और 1937 में जो लगभग संपूर्ण भारत में कांग्रेस का ही उस समय दबदबा था, लेकिन मात्र 1937 की बात करें तो दो ऐसा राज्य है जहाँ पे कांग्रेस मंत्रिमंडल नहीं था, और वो दो राज्य था, एक हमारा बंगाल और एक पंजाब। ये दो राज्य था, 1937 की बात कर रहे हैं। 1937 में मात्र ये दो राज्य था जहाँ पे कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था, समझ गए। तो आंसर में क्या हो जाएगा? बंगाल और पंजाब। बाकी संपूर्ण भारत की बात करें तो उस समय पूरा कांग्रेस का ही मंत्रिमंडल था। चलिए को देख लेते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन सा था? तो उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें 1191 की, तो 1191 में तुर्क से आया था मोहम्मद गौरी, और इधर भारत का शासक था पृथ्वीराज चौहान। दोनों के बीच में 1191 में प्रथम तराइन का लड़ाई हुआ था, जो अभी हरियाणा के पास पड़ता है, समझ रहे ना। तो प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में, समझ रहे हैं। इस युद्ध में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। तो कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान दरबार में बुलाया, उसको सम्मान किया और वापस भेज दिया। लेकिन इस सम्मान को मोहम्मद गौरी ने एक नेगेटिव नज़रिया से देखा उसने, और उसको मतलब काफ़ी अपना बेइज्जती महसूस हुआ, और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी तुर्की में एक कमरे में जाकर के बंद हो गया, और 1 सालों तक वह सिर्फ प्लानिंग करता रहा कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को हराना है, समझ रहे। अगले ही साल वो भारत में एंट्री मारता है 1192 में, और इस समय उसको मालूम था कि भारतीयों को यदि हराना है तो सबसे पहले उसके इमोशन के साथ खेलना पड़ेगा, और उसने जयचंद को अपने में मिला लिया। जयचंद जो भारत का एक और शासक था दूसरे क्षेत्र का। ये मोहम्मद गौरी किससे जाकर के मिला? जयचंद से जाकर के मिला, और जयचंद को अपने में मिला लिया, और इसके मदद से 1192 में द्वितीय तराइन का इसको ललकारा पृथ्वीराज चौहान को, और फिर से दूसरा तराइन का युद्ध हुआ अगले ही साल, द्वितीय तराइन युद्ध। और इसमें जब कोई अपनों का साथ छोड़ देता है तो हारना लाजमी हो जाता है, क्योंकि अपने लोग ही अपनों से बखूबी परिचित होते हैं, उसकी कमजोरी को जानते हैं, समझ रहे ना। तो द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 में, समझ रहे। और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को ले गया, तुर्क ले गया, उसको बांध दिया गया, कह रहा था कि आँख नीचे करो, फिर वो अपनी आंखें दिखा रहा था, तो उसकी दो वो आँखों में गर्मा गर्म छड़िया चुभो दिया था, जिससे वो अंधा हो गया था। उसके बाद यदि बात करें तो 1206 ईस्वी में खोखरो का युद्ध कहा जाता है कि खोखरो के युद्ध में मोहम्मद गौरी मारा गया। हालांकि ये कहा जाता है कि बस वो एक प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था अल्लाह से, और उसी समय एक जनजाति था जो जाकर के पीछे से चाकू भोंक दिया, और उसी समय उसका मृत्यु हो गया 1206 ईस्वी में।
तो चलिए, तराइन का युद्ध आपने देखा और ये देखा। अच्छा, मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को हरा करके शासन किया भारत पर, तो उस समय एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। उसका एग्ज़ाम में कितना बार आया है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक को लाख बख्श कहा जाता था, या कौन से शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है कि ये मतलब इस तरह कहीं ऐसी पड़ा हुआ था और इसको मोहम्मद गौरी उसको उठा के ले गया था या फिर ख़रीदा था उसको, समझ। तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक उसका ग़ुलाम था। तो जब 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी का अंत हुआ, तब 1206 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से शासन कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, वही तो बता रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये राज करेगा 1206 से लेकर के 1210 तक। हालांकि कहा जाता है कि ये 6 से लेकर के जो सही मायने में अगर राज किया तो ये 1208 से किया था, क्योंकि ये 2 साल जो किया ना, वो मतलब इसको उपाधि नहीं मिला था राजा का। तो इसने फिर से वहाँ को तुर्क चला गया और वहाँ इसने एक क्या बोलते हैं उसको, शासक का उपाधि लेकर के फिर से ये वापस आया और तब 8 से लेकर 10 तक 2 साल ये सही मायने में शासक के तौर पर काम किया। उसके बाद इसका मृत्यु हो गया। लेकिन इसके समय में ही इसके सेनापति के तौर पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। समझ रहे, उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। और इस बख्तियार खिलजी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल के तरफ इसने नियुक्त कर दिया था। वो बंगाल के राज्य को मतलब चलाने के लिए भेज दिया था इसको। लेकिन ये बंगाल जब आया तो ये पहुंच गया बिहार, समझ रहे ना। और बिहार आया और कहा जाता है कि 1200 ये है ना सही। अच्छा, जिसमें ये था ना मोहम्मद गौरी, इसको बना दिया था दिल्ली का मतलब शासक बना दिया था और इसको सेनापति के तौर पर पूर्वी भारत में भेज दिया था 1199 में। और जब ये आया पूर्वी भारत में बिहार में, तो बिहार में चूँकि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत विख्यात विश्वविद्यालय था, तो उस विश्वविद्यालय में जाकर के संपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतना पुस्तकें थी कि 3 महीना तक लगातार उसमें आग जलता रहा। इतना पुस्तक था नालंदा विश्वविद्यालय में, समझ रहे। और ये आग किसने लगाया था? बख्तियार खिलजी ने लगा दिया था, समझ रहे। और ये मोहम्मद गौरी और उसका 4 लोग था इसके पास, मोहम्मद गौरी के पास, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यलदौज और कुवाचा, समझ रहे। जिसमें से 2 को तो इसने अस्थाई कर दिया था, एक को ये बना दिया था और दूसरा इसको बख्तियार खिलजी को पूरी भारत बंगाल की तरफ भेज दिया था। और वहीं उसने बिहार पहुंचा और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को उसमें आग लगा दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? बख्तियार खिलजी। इसने तो विक्रम विश्वविद्यालय का भी बख्तियार खिलजी, समझ गए। उसके बाद है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया। और वो अभी यूनेस्को के धरोहर में भी शायद शामिल है, बोध गया। और वो कब हुआ था? ये 528 BC में ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। 528 BC बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, समझ रहे। तो इतना सवाल था। अब आप लोग इसमें से कितना सवाल क्रिएट करते हो ये देख लेना। बाकी हालांकि ये तो हम पढ़ाएंगे ही, जब आएगा, जब दिल्ली क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे, तो दिल्ली सल्तनत बहुत इतना गहराई से पढ़ाएंगे तो ये सब बउआ लगेगा। मुझे तो बस एक प्रीवियस जो 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन है उस पर फोकस कर रहे हैं कि उसकी क्या लेवल है, समझ रहे हैं। तो जब ये सब पढ़ लोगे तो ये सब तो कुछ नहीं लगेगा। इतना से थोड़ी ना SSC निकलने वाला है, समझ रहे हैं। बस एक प्रीवियस जो 2016 से लेकर के 22 तक है उसको चेक कर लेते हैं, क्या क्या पूछा है, कहाँ कहाँ से पूछा है। तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि यहाँ से उठा सकता है सवाल, फिर आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी सिर्फ पढ़ा देंगे ना तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कहाँ से पूछेगा नहीं पूछेगा। लेकिन 6 साल का अगर क्वेश्चन देख लो तो आपको ये आइडिया जाएगा कि नहीं, हर साल यहीं से उठाया है सवाल, समझ रहे ना। और तब जा कर के पॉइंट पढ़ने में मज़ा आएगा, समझ गए। तो चलिए, ये 2016 का जितना भी था इसका ख़त्म हो गया है इसमें। अब थोड़ा सा जो साइंस का पार्ट होगा वो देखेंगे। तो अभी साइंस का पार्ट रहने देते हैं, फिलहाल इसी को अभी 6 साल तक का कवर करवा देते हैं, समझ गए।